हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का मेंस कंप्लीट हो चुका है। चूँकि अभी 2021 का जून में प्रीलिम्स है, इसके बाद मेंस होगा। नवंबर दिसंबर तक आप लोगों का मेंस हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे इस बार पेपर दिए हैं उन्होंने पेपर को कैसे लिखा है और जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो पेपर को कैसे लिखें, तो इसी को देखते हुए किस टाइप का पेपर पैटर्न है, किस टाइप से आयोग पेपर में चेंजेस कर रहा है, देखते हुए हम जो है पेपर फर्स्ट का जो मेंस का 2020 का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। यह सभी पेपरों के डिस्कशन मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के द्वारा जो है इनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 15 क्वेश्चंस जो हैं 3 मार्क्स के आते हैं। पार्ट ए में हम पेपर पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री का जो पेपर है। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स, है ना। और इसके बाद आपका इसको जो है 10 शब्दों में हमको इसको लिखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोट दीजी। कोट दीजी जो है सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में जो है स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। श्रोत सूत्र जो है एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें धार्मिक कर्मकांडों और यज्ञों के अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। आपको बस 10 शब्द लिखना है। जो जो शब्द लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है, आप इसको मिनिमम भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अमित्र घात मौर्य वंश के द्वितीय सम्राट थे, उनका दूसरा नाम अमित्र घात उनको कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे अमित्र घात। देवल भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है। ये है एक बंदरगाह था। इसके बाद देखते हैं हम दीवान इंशा जो है दिल्ली सल्तनत कालीन एक विभाग है। दीवान इंशा जो कि दीवान ममालिक के अंतर्गत आता था, ये एक पत्रकारिता का एक विभाग था। इसके बाद ताराबाई जो हैं राजा राम भोसले की पत्नी हैं, मराठा सरदार थे राजा राम भोसले। ठीक है, उनकी ताराबाई पत्नी थी। इसके बाद देखते हैं अहोम विद्रोह जो है अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह हुआ। यह जो विद्रोह 1828 में ये विद्रोह अहोम विद्रोह हुआ। इसके बाद देखते हैं मोपला विद्रोह। देखिए इस बार के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उन्होंने विद्रोहों को जो है ज़्यादा शामिल किया है। ठीक है, जनजातीय विद्रोहों को, जैसे भील विद्रोह है, देखिए मोपला विद्रोह है, अमोह विद्रोह है, तो अहोम विद्रोह है, ये सब विद्रोहों को उन्होंने ज़्यादा कवर किया है। तो आगे के ये संभावना रखिए कि ट्राइबल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब मोपला विद्रोह जो है केरल के किसानों के द्वारा किया गया था 1921 में। 1921 में ये विद्रोह हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम लाला हरदयाल को कौन नहीं जानता, भारत के क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत से बाहर रहकर गदर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद देखते हैं भील विद्रोह। देखिए भील ट्राइब्स के बारे में दिया है। भील ट्राइब्स का जो है अगर हम देखें इंडिया में तो पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर भील ट्राइब का ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है। तो ये जो विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में ही हुआ था। और ये जो विद्रोह था 1812 से लेकर 1819 तक जो है ये विद्रोह चला था। लगभग 7 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। ग्यारसपुर एक आपका प्राचीन स्थल है जो कि वर्तमान में विदिशा जिले में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुंवर रघुनाथ शाह के नाम को कौन नहीं जानता। रघुनाथ शाह जो है 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रघुनाथ शाह जो है शंकर शाह के पुत्र हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं मल्हार राव होलकर जो थे होलकर वंश के जो थे सरदार थे, स्थापक थे। इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद बुंदेला विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था 1842 में। 1820 1 सेकेंड। ठीक है, तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था
1842 में। ठीक है, रानी अवंतीबाई को कौन नहीं जानता। ठीक है, रानी अवंतीबाई जो थी एक 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये बहुत ही स्वतंत्र सेनानी थी, रामगढ़ की रियासत की रानी थी। ठीक है, तो ये जो है हमारे थ्योरी मार्कर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप 1 लाइन में लिखना है हमको। 10 शब्द जो है इसकी वर्ड लिमिट है। अच्छे क्वेश्चन है। आपको देखो तो जनजातीय विद्रोह से ज़्यादा क्वेश्चन जो है विद्रोह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको 1857 के जो विद्रोह हुए हैं और जो फेमस पर्सनालिटी भी पूछी गई हैं वो उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ये आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम 5 मार्कर्स क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। इनकी वर्ड लिमिट 50 है। 50 शब्दों के अंतर्गत हमको लिखना है। देखिए, वर्ड लिमिट लिमिटेड ही रखना है, ज़्यादा वर्ड लिमिट एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बालाथल। बालाथल जो है, जो आपका उदयपुर है, उदयपुर के आसपास का स्थल है। एक ताम्रकालीन जो है सभ्यता को इसमें नोटिफाई किया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य, इसमें जो है आपको वैज्ञानिक साहित्य भारत का जो प्राचीन काल में रहा है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि जिसमें फेमस पर्सनालिटी हम देखते हैं आर्यभट्ट हैं, जो ज्योतिष शास्त्र खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, उनके बारे में हमको लिखना था। इसके बाद हमने चरक जो थे हमारे आयुर्वेद थे, उनके जो वैज्ञानिक साहित्य चरक संहिता उसके बारे में लिखना था। इसके बाद आपका 12 मिहिर हैं, उनके बारे में लिखना था। तो इस तरीके से जो हमारे पुराने जो आप कपिल जो हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया उनके बारे में लिखना था। तो ऐसे पुराने साहित्यकार जो हैं, वैज्ञानिक साहित्य जो हैं, उनके ऊपर हमको इसमें एक कैलकुलेटिव आंसर इसमें देना था। इसके बाद देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको लगभग पढ़ के जाते हैं। आपको पता है कि अकबर एक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। वो अपने दादा बाबर की तरह जो है कट्टर व्यक्ति नहीं था धार्मिक रूप से। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। तो इसके बारे में हमको लिखना था। इसके बाद देखते हैं हम भारत में कुटीर उद्योगों के पतन का कारण लिखिए। देखिए, भारत में आज़ादी से पहले अगर हमारे यहाँ कुटीर उद्योगों का ही विकास था। सबसे ज़्यादा हमें जो रेवेन्यू जनरेट होता था कुटीर उद्योग से ही होता था। तो कुटीर उद्योगों का पतन का मुख्य कारण था अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियाँ। तो अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। चूँकि अंग्रेजों ने देखा कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो भारत से हमारे कुटीर उद्योगों को पतन करने के बाद वो हमारा कच्चा माल जो है उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया और वो अपने कच्चे माल को ही प्रोसेस करके हमको दोबारा से सेल करते थे। ठीक है, तो उन्होंने हमारे उद्योगों को ख़त्म करके अपने माल का उपभोग के लिए हमको हमारे भारत को एक मार्केट के रूप में देखा। उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई, चूँकि उनका शासन था, उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे भारत के कुटीर उद्योग का पतन हुआ। उनके मशीनीकरण का दौर आया। उन्होंने हमारे जो कारीगर थे, जो हमारे कर्मकार थे, कारीगरों पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, देशी रियासतों का पतन होने लगा। तो ऐसी कुछ नीतियाँ थी, इनके कारण जो है भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का उदय गणतंत्र के रूप में संचित। देखिए, भारत जो है अंग्रेजों के टाइम पे भारत कैसा था। भारत पे ब्रिटिश शासन का राज था। ब्रिटिश क्राउन 1858 से ब्रिटिश क्राउन का जो है भारत में राज्य हो गया था। इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली, माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, भारत को आज़ादी मिली। तो इसके बाद भारत को एक गणतंत्र के रूप में देखा गया, क्योंकि बहुत सारे राजे रजवाड़े जो थे, माउंटबेटन प्लान में बोला गया कि जो राजे रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या वो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो भारत को एक गणतंत्र के रूप में हमारा बनाने का उद्देश्य यही था कि राजे रजवाड़ों को ख़त्म करें और हमारा जो शासन है जनता के लिए और जनता के द्वारा किए जाए। तो इस चीज़ को इसमें लिखना था। तो हमारा फिर प्रथम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति को बनाया गया, और पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसके बारे में भारत का उदय जो है गणतंत्र के रूप में हुआ, इस बारे में आपको लिखना था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बारे में लिखिए। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन दी कि 1956 में रिकमेंडेशन दी, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या बनाया गया, टोटल राज्य बनाया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया, जिनमें से एक मध्य प्रदेश था।
मध्य प्रदेश उस समय देश का सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। ठीक है, तो राज्य के पुनर्गठन के बारे में लिखना है। राज्य का पुनर्गठन फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर हुआ और ये भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हिंदी भाषाई राज्य जो था हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। इसके बाद देखते हैं झंडा सत्याग्रह, बहुत फेमस आंदोलन है। 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर के टाउन हॉल पर झंडा फहराकर इसकी शुरुआत की गई। नागपुर में भी झंडा सत्याग्रह का जो है जोर शोर से प्रचार किया गया। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहारों का वर्णन। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहार, देखिए पूछ रहा है वो स्थानीय त्यौहार, तो स्थानीय त्यौहार दीपावली दशहरा जो है वो स्थानीय त्यौहार नहीं है। बच्चा इसमें सभी त्यौहार लिख देता है, ये नहीं लिखना है, हमें इसमें लिखना है स्थानीय त्यौहार। जैसे कि हम देखते हैं गणगौर जो है मध्य प्रदेश का स्थानीय त्यौहार है, अक्का तीज है जो मध्य प्रदेश का स्थानीय त्यौहार है। आपको इसके बाद आपका भगोरिया हाट है, वो मध्य प्रदेश का स्थानीय त्यौहार है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के स्थानीय त्योहारों के बारे में इसमें हमको लिखना था। ठीक है, भगोरिया हाट है, भगोरिया उत्सव है। ठीक है, तो जो जनजातीय जो त्यौहार जनजातियाँ मनाती हैं उन सभी के बारे में लिख सकते हैं। तो हम जो बेसिक स्तर पर जैसे मालवा के कुछ फेमस हैं, जैसे हमारे बुंदेलखंड के बघेलखंड के अलग अलग के फेमस जो त्यौहार हैं उनके बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद भोपाल रियासत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए भोपाल रियासत जो है इसका रियासत जो है इसके उदय का श्रेय जाता है दोस्त मोहम्मद खान को। इन्होंने इस्लाम नगर को पहली राजधानी बनाया और भोपाल रियासत जो है आज़ादी 1972 में भोपाल को मध्य प्रदेश का जो है संभाग और जिला बनाया गया। तो इसमें भोपाल रियासत के बारे में ही हमको लिखना था। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान और जो 4 बेगमों का राज रहा है उसके बारे में हमको उसमें लिखना था। 1857 की क्रांति में भोपाल रियासत में भोपाल ने जो है अंग्रेजों का पूरी तरीके से साथ दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बघेल रियासत। बघेल राजाओं का जो राज था ये सोलंकी वंश के माने जाते हैं। बघेल राजाओं का जो राज्य था तो वो चालुक्य सोलंकी वंश के माने जाते हैं। बघेल राजाओं का जो राज्य था वो आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है राजा रीवा और जो वो बघेलखंड सतना वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बघेल राजाओं का राज था। ठीक है, इसके बारे में लिखना था हमको। व्याघ्रदेव के नाम पे बघेलखंड नाम रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं बहुत इजी क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ हो, बस पहले क्वेश्चन को छोड़ के बालातल संस्कृति है बच्चे पढ़ के नहीं गए होंगे। बाकी का मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जिसने प्रीलिम्स लेवल पे भी अच्छी तैयारी करी है वो इसको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकता है। तो अब आखिरी का जो सेक्शन है वो है हमारा 11 मार्कर्स क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो है वो 11 मार्कर्स हैं। हर एक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 200 शब्दों में लिखना है और इन क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है। इसमें हमें वो सभी एस्पेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, इसमें हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ज़्यादा मार्क्स गेन करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आपने अगर 11 मार्कर्स क्वेश्चन सब अच्छे ढंग से किए हैं तो आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा होगा। 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपको सही तरीके से लिखना है, सही क्वेश्चन लिखना है और 15 मार्कर्स अच्छे से करना है तो स्कोर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसके संबंध में आपका क्या मत है। तो भाई सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत बड़ा ऐसे के रूप में इसको लिख सकते हो। आपको पता है कि 90 डिग्री पे समकोण पर जो है वहाँ की सड़कें काटती थी, पक्की ईंटों के मकान थे, ठीक है, दुर्ग बने हुए थे, बड़ा हमारा स्नानागार था, बड़े बड़े अन्नागार थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल इसका डिस्कशन किया जाए तो हमको यही अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, ग्रामों की जगह नगरीय सभ्यता थी। खासकर हमारा जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा क्षेत्र था और जो मोहनजोदाड़ो था वो दोनों पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। तो इसके बारे में हमको लिखना है। दूसरा, इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया है गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य कला का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं ये, ठीक है ना। आप देखो गुप्त काल को हमारे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि देखो 9 जो थे रत्न थे गुप्त काल में थे। कालिदास जैसे जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है वो गुप्त काल में थे। तो पूरी तरीके से हम देखते हैं गुप्त काल कला और साहित्य स्थापत्य कला में जो है मुख्य रूप से था। इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण जो अधिकतर भारत में हुआ है गुप्त काल में हुआ है। गुहा मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने, बाघ और उदयगिरी की जैसी गुफाएं बनाई हैं। तो इन सब के बारे में आपको लिखना था।
इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता था। विरोधी गुणों का सम्मिश्रण इसलिए कहा जाता है उसकी नीतियाँ जो थी वो उस तरीके की थी, ठीक है। उसने समय से पहले जो है ऐसी नीतियाँ बनाई और इगोइस्टिक प्रवृत्ति के होने के कारण जो है इसको विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता था। इसने जैसे जब ज़रूरत नहीं थी तो प्रतीक मुद्रा चलाया, उसमें नुकसान हुआ उसको। उसने दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी ट्रांसफ़र की, तो इस ऐसी इसकी नीतियों के कारण इसको क्या बोला जाता है, विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अथवा में है। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। देखिए औरंगजेब की इच्छा थी कि वो पूरा भारत पर शासन करे और दक्षिण विजय करे, दक्षिण विजय करने के लिए, लेकिन औरंगजेब को ये पता था कि मराठा जो हैं वो दक्षिण में बहुत बड़ी शक्ति थे, उनको हराना औरंगजेब पूरी तरीके से उसमें सक्षम नहीं हो पाया। और इस कारण जो उसका है जो राज्य था उसमें भी फिर आंतरिक अराजकता फैलने के कारण उसको बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा। उसके राज्य में भ्रष्टाचार और ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। तो ये इसलिए कहा जाता है औरंगजेब जो था औरंगजेब दक्षिण के का नासूर जो था उसका औरंगजेब के विनाश का कारण बना, ये बोल सकते हैं। आर्य समाज से हमें दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है, वो उसके संस्थापक थे। आर्य समाज का शैक्षणिक योगदान, सामाजिक योगदान, देखिए आर्य समाज जो था उस समय था जब भारत जो है आज़ाद नहीं था। भारत के लोग पूरी तरह शिक्षित नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो भारत में शिक्षित थे, तो उनको जागरूक करने में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही। आर्य समाज ने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसने जो है बाल विवाह का विरोध किया। तो इन सब नीतियों के बारे में हमको इसमें लिखना था। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने ही हमें बताया कि उन्होंने ही एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें पता है उन्होंने मराठा और केसरी जैसे अखबार चलाए जिससे लोगों को उन्होंने जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीय आंदोलनों में शामिल होने के लिए लोगों का आह्वान किया। तो इसमें लोगों को जागरूक करने में बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद देखते हैं हम 3.4 क्वेश्चन का मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे लोग जागरूक हुए और वो ये समझ चुके थे कि अंग्रेज जो हैं पूर्ण रूप से हमारे कभी नहीं हो सकते। इसलिए पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आंदोलन जो है बहुत बढ़ चढ़कर हुए। इसमें हम देखते हैं कि आपका झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, चरण पादुका नरसंहार हुआ, आपका जंगल सत्याग्रह हुआ, आपका घोड़ा डोगरी सत्याग्रह हुआ, आपका पंजाब मेल सत्याग्रह हुआ। इस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलते रहे। इसके बाद नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन में भी लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप देखें तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से आपका असीरगढ़ का किला है या आपका ग्वालियर का किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पर्यटन स्थल में हम देखते हैं तो जैसे खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है, यह मुख्य रूप से जो है देश के, ठीक है। तो इन सब के बारे में लिखना था। जितने भी मध्य प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे आपका मांडू का है, जैसे मांडू महोत्सव मनाया जाता है, और आपके जैसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, तो इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना था। तो इसको बहुत बड़े तरीके से आप एलेबोरेट अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम बुंदेलखंड की रियासत का विवरण दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है बुंदेलखंड जो है बुंदेला राजाओं का यहाँ पर राज्य रहा। राजा छत्रसाल जैसे राजा हमारे रुद्र प्रताप ने ओरछा में छावनी बनाया, वीर सिंह देव बुंदेला इसके प्रतापी शासक रहे। तो इन सब के बारे में हमको इसमें पूरी रियासत का वर्णन इसको करना था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं होलकर वंश, आखिरी जो क्वेश्चन है वो है होलकर वंश का विवरण दीजिए। देखिए होलकर वंश एक मराठा जो है शिवाजी के जो है सरदारों में सामंतों में शामिल थे। होलकर बहुत ही प्रतापी थे, ठीक है। होलकर वंश के संस्थापक हम बोल रहे हैं तो आपके जो थे मल्हारराव होलकर थे। इनके इसके बाद जो है खांडेराव और फिर जो इसकी फेमस शासिका रही वो अहिल्याबाई रही। इन्होंने अपनी
खरगोन में महेश्वर में अपनी धार्मिक राजधानी बनाकर और पूरा जो है धर्म के साथ अपने राज्य का शासन संचालन बहुत अच्छे रूप से किया। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिस्ट्री में कोई बहुत टफ क्वेश्चन आए थे। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी तैयारी किया है वो इन सभी क्वेश्चनों को आंसरों को अच्छे से कर सकता है।